तो आज का पॉइंट क्या होगा? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। ठीक है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। ठीक है, तो ये केस है। अब इसमें क्या है कि जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे बनाना है। उसमें हमने सारी तीनों रेज को पैरेलल कर दिया था। इस केस में आपको तीनों रेज को पैरेलल नहीं करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है। डायग्राम अगर फिगर देखें, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस। तो रे जो है आपको ध्यान रखना है कि पहले इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रे ड्रॉ कर लेंगे तो ये पीछे जाएगी, ये अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, और एक रे जो है इसके पैरेलल आएगी जिसकी वजह से वो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये पैरेलल आई और इसने इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, ये बन गया रे। ठीक है, तो रे जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी? फोकस पे बनी, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनी, जो कि हमारा हो गया ए डैश बी डैश। यहाँ कोई आई लेंस का फोकस है। फिर इस पॉइंट को रखना है और इस पॉइंट को खींचते हुए एक डॉटेड लाइन बना लेनी है, जिसपे आप फाइनल इमेज बना लेंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, फाइनल इमेज बना लोगे ए डबल डैश बी डबल डैश। फिर इन रेज को आप क्या कर दोगे? मिला दोगे इस पॉइंट से, तो ऐसे मिलाओगे। तो इस पॉइंट में मिलेगा, तो ये आपका केस होगा जिसमें ये जो एंगल है ये बीटा एंगल होगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है ए बी एट इंफिनिटी। तो ये रे डायग्राम हो गया इसका, किसका? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसमें जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है। तो रे डायग्राम जल्दी से बनाएंगे। जब बन जाए तो बता देना, डन कह देना।
डन। चलिए इसके बाद लिखिए आप लोग मैग्नीफाइंग फॉर्म डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर, it is defined as the ratio of the angle subtended at the eye, ratio of the angle subtended at the eye by the final image, by the final image, by the final image by the final image at the least distance of distinct vision, at the least distance of distinct vision to the angle subtended, to the angle subtended at the eye by the object, the angle subtended at the eye by the object at infinity when seen directly, by the object at infinity when seen directly. निशु, एफ नॉट और एफ ए की जो पोजीशन है बेसिकली क्या है? एफ नॉट जे बी डैश है, यही एफ नॉट है। तो बी डैश मैंने जो ये वाला पॉइंट है ना, ए डैश बी डैश, ये बी डैश ही आपका एफ नॉट है। मैंने दूर ऊपर लिखा है ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो जहाँ ये जो ये इंटरमीडिएट जो इमेज बन रही है वो एफ नॉट पे बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पे। आई लेंस का जो फोकल लेंस है, फोकस है, वो अलग है। लास्ट केस में हमने दोनों पॉइंट सेम ही रखा था, यानी कि उसका फोकस, दोनों का फोकस पॉइंट सेम था, बट इस बार फोकस पॉइंट डिफरेंट है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे इमेज बन रही है, फिर इस फोकस की वजह से आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये केस है आपका। क्योंकि अगर आई लेंस के फोकस पे इमेज बन जाएगी, आई लेंस के फोकस पे अगर इमेज बन जाएगी तो उसकी इमेज फिर कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, जैसे लास्ट केस में था। जैसे इन्फिनिटी पे इमेज थी तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे इमेज बनी थी, और वहीं पे आई लेंस का भी फोकस था। तो अगर इमेज आई लेंस के फोकस पे होगी तो उसकी इमेज की इमेज कहाँ बनेगी? वो बनेगी इन्फिनिटी पे, जो लास्ट केस था। अभी क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे इमेज बनी है, बट आई लेंस का, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो आई लेंस की वजह से बन रही है। ये वाली जो इमेज बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? आई लेंस की वजह से बन रही है। तो इसलिए इसका फोकस अलग होगा ताकि ये इन्फिनिटी पे ना बने। क्लियर है निशु? यस सर। तो ये हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी व्हेन सीन डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन होगी। नाउ हमें डेरिवेशन करनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू हो गया बीटा बाय अल्फा विच इज सिमिलर टू टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका यू ई है, ठीक है, और ये आपका C1 और ये C2। तो टेन बीटा अगर निकालोगे तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश C2। वहीं पे अगर टेन अल्फा निकालोगे तो वो आपका क्या आएगा? टेन अल्फा आएगा, टेन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश C1। ठीक है, तो m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश C2 इंटू में बी डैश C1 अपॉन में ए डैश बी डैश। तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? कैंसिल होके बचेगा m इज इक्वल टू बी डैश C1 अपॉन में बी डैश C2। ठीक है, यही बचेगा।
अब बी डैश सी वन आपके पास क्या है, बी डैश सी वन, बी डैश सी वन ये फोकस हो गया क्योंकि इमेज जो फोकस पे बन रही है, तो ये हो गया आपका एफ नॉट। और बी डैश सी टू क्या हो गया, बी डैश सी टू हो गया इमेज, इमेज यानी ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो इसके लिए इमेज है वो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है, पर आई लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू ई से लिखते हैं, तो ये आ गया यू ई माइनस का। ठीक है, फिर हम देखते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए कर रहे हैं। तो आई लेंस के लिए हमारे पास जो वैल्यू है, जो इमेज बन रही है, u जो है वो माइनस यू ई के बराबर है, v जो है वो माइनस डी के बराबर है, ये d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, माइनस डी के बराबर है। और जो फोकस है वो माइनस, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव फोकस होता है तो प्लस एफ ई। तो लेंस फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v इज इक्वल टू हो गया 1/-d माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। 1/-d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/fe। तो 1/ue की जो वैल्यू आई उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/fe प्लस 1/d। ठीक है ना, ये भी ना। और अगर 1/fe को कॉमन ले लो तो 1/ue जो होगा वो 1/fe इज इक्वल टू 1 प्लस fe/d होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/ue की वैल्यू आ गई। अब 1/ue की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला देखो ये रहा, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। तो m इज इक्वल टू आपका था एफ नॉट बाय माइनस यू ई, है ना, सॉरी, एफ नॉट बाय माइनस यू ई आपका वैल्यू था, और 1/ue की जगह पे ये पुट कर सकते हो, तो हो जाएगा एफ नॉट बाय माइनस एफ ई बाय 1 प्लस एफ ई बाय डी। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नोट कर लेंगे इसे, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हो जाए जब बता देना।
डन। समीर जी लेट क्यों होते हो आप लोग? समीर जी, आशीष नहीं आ रहा। समीर क्या चक्कर है? 4 बजे क्लास होने लगी उसकी है। पता नहीं सर। हाँ 4 बजे उसकी मैथ की क्लास होती है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है ना। सोनिया आप नहीं जा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में? नहीं सर। सर 4 बजे है वो क्लास। हाँ वो शायद 4 बजे है, मेरे को तो यही बोल रहा था वो। 2 बैच हैं शायद, एक 4 बजे है, एक 7 बजे, ऐसा कुछ है शायद। चलिए जी, बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मतलब कि अगर आप देखो जो अभी हमने टेलीस्कोप पढ़ा उसमें लेंस यूज हो रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिरर यूज होते हैं, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। तो लास्ट टॉपिक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। टेलीस्कोप, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपका रे डायग्राम आता है और एडवांटेजेस पूछ ले जाते हैं बस। तो ये इस तरीके से होता है। ये तो हो गए आपके कॉनकेव मिरर, ठीक है, और यहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो रे पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होके आई पीस पे चले जाते हैं। ये हो जाता है आई पीस, ठीक है। तो ये रे डायग्राम हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। तो ये रे डायग्राम बना लो और फिर उसके एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं उसको देख लेते हैं और देन चैप्टर फिनिश। फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। रे डायग्राम बना लीजिए। बना लिया होगा आप लोगों ने। अब इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है वो सेम ही है जो आपने नॉर्मल टेलीस्कोप के लिए पढ़ा है, वही टेलीस्कोप का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होता है वो सेम केस के लिए। तो एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो पहला एडवांटेज, ए कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैज आई गैदरिंग पावर एंड ऑब्जर्व्स very less amount of light than the lenses of large aperture. The final image formed in reflecting telescope is very bright, so even very distant or faint stars can be easily viewed. यानी कि यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर यूज किए जा रहे हैं वो लाइट को अच्छे से कन्वर्ज कर रहे हैं और काफ़ी ब्राइट इमेज बनाते हैं एज कंपेयर टू लेंसेज जो हम यूज करते हैं। यानी कि जो कोई अगर ब्लर स्टार भी होगा या ब्लर स्टार या ब्लर प्लैनेट होगा तो उसकी भी इमेज काफ़ी क्लियर बनाता है। ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ द मिरर यूज द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हाई रिजॉल्विंग पावर। अब हाई रिजॉल्विंग पावर होता है। अब हाई रिजॉल्विंग पावर क्या बोलें इसको, जैसे ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। रिजॉल्विंग पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कि आप किसी एक चीज़ को देख रहे हो, आपको लग रहा है वो कोई एक चीज़ है, बट एक्चुअल में वो हैं दो चीज़, पर वो बहुत क्लोज हैं
वो इतने क्लोज हैं कि आप उनके बीच का डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो एक ही लग रहा है। तो रिजॉल्विंग पावर उस पावर को कहते हैं कि जो बहुत क्लोज इमेज हैं उनको भी सेपरेट इमेज करके दिखाए, शो करके दिखाए, यानी उनके बीच के डिस्टेंस को भी दिखा दे। तो ऐसे फिनोमेना को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर अलग अलग टेलीस्कोप का अलग अलग होता है। तो रिजॉल्विंग पावर अगर ज़्यादा होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्लोज होने का, वो जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज हैं दूर, मतलब जो स्टार्स या बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो हमें नॉर्मल देखने में लग रहा है कि वो एक है, बट जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो वो दो चीज़ दिखेंगे। तो बेसिकली ये रिजॉल्विंग पावर होता है। ठीक है। दूसरा होता है स्फेरिकल एपरेशन को रिड्यूस करता है, मतलब कि वही क्लियर इमेज बनाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसके एडवांटेजेस ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, होमवर्क में लिख लीजिए एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्लियर है। तो यहाँ तक ये था आपका चैप्टर 9, जो कि पूरा महीना, ऑलमोस्ट ऑल पूरा महीना इसने ले लिया। तो इसमें अगर किसी को आपको डाउट है तो पूछें, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। किसी को कोई डाउट? नहीं है किसी को डाउट? चलिए फिर न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 9.1 ये तो करे हुए हैं, ये इजी हैं, जो डिफिकल्ट होंगे वो मैं कराता हूँ। 9.1 हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये आप लोग कर लेंगे, तो मतलब होमवर्क भी लिखते जाएं साथ में। 9.1 होमवर्क हो गया, 9.2 भी होमवर्क हो गया। 9.3 देखते हैं। 9.3 में कह रहा है कि एक टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है और उसकी जो हाइट है वो 12.5 सेंटीमीटर है। नाइन पॉइंट थ्री, ये टैंक हो गया और ये हाइट हो गई वाटर के साथ 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? वाटर है। ठीक है, तो वाटर के साथ इसका जो हाइट है वो कितना है? 12.5 सेंटीमीटर। Now the apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। यानी कि एक नीडल है, जो नीडल रखा हुआ है इसके बॉटम पे, और उसकी जो एपरेंट डेप्थ मेजर की गई वो कितनी मिली आपको? एपरेंट डेप्थ कितनी मिली? 9.4 सेंटीमीटर मिली। किसके थ्रू? एक माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो 9.4 सेंटीमीटर यानी रियल डेप्थ हो गई 12.5 सेंटीमीटर और एपरेंट डेप्थ हो गई 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया डेप्थ। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने के लिए बोला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है फॉर्मूला? रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। तो इजी है, 12.5 अपॉन में 9.4 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप कर लेंगे। नाउ अब आप देखो आगे क्या कर रहा है। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, यानी कि अब वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड है, यानी कि अब ये कोई दूसरा लिक्विड है और इस सेम हाइट तक भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है, कोई लिक्विड है, एयर के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.63।
ठीक है, यही है ना, 1.63 दे रखा है। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी शिफ्ट टू फोकस ऑन द नीडल अगेन, यानी कि माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा कि वो नीडल को देख पाए, क्योंकि अब नीडल की पोजीशन तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर लिक्विड चेंज कर दिया तो इसकी एपरेंट डेप्थ में चेंज आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ पता था तो आपने म्यू निकाल लिया। अभी जब नया लिक्विड डाला है, नीडल अभी भी बॉटम पे है, पर अब मीडियम चेंज होने की वजह से जो एपरेंट डेप्थ है वो चेंज हो जाएगी। तो एपरेंट डेप्थ चेंज हो जाएगी, तो पहले नीडल आपको जब आप माइक्रोस्कोप से दिख रहे थे तो यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है, अभी नीडल ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ उसकी चेंज हो जाएगी, तो माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर नीचे वो पूछ रहा है। तो मतलब बेसिकली चेंज पूछ रहा है कि उसकी एपरेंट डेप्थ में कितना चेंज आया, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एपरेंट डेप्थ ही निकालना पड़ेगा। अब अगर आपको ये म्यू गिवन है तो ये म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, जो कि नए वाले का पता नहीं है। तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ निकालना है, तो एपरेंट डेप्थ जो होगी, एपरेंट डेप्थ जो होगी जिसको मैं, ये एपरेंट डेप्थ जो होगी वो होगी रियल डेप्थ अपॉन में 1.63। तो रियल डेप्थ कितनी है, 12.5 अपॉन में 1.63, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आ जाएगी, आपकी एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, जो कि कितनी आएगी एपरेंट डेप्थ, 7.7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 7.7 सेंटीमीटर। ये क्या आई, एपरेंट डेप्थ जब आपने लिक्विड को चेंज कर दिया, मतलब जब वाटर था तब वो 9.4 सेंटीमीटर पे आपको निडल दिख रहा था। अभी जब लिक्विड चेंज, मतलब वाटर को चेंज करके एक लिक्विड कर दिया, तो अब उसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी है, 7.7 सेंटीमीटर। तो माइक्रोस्कोप को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये डिफरेंस आ जाएगा, इतना चेंज करना पड़ेगा। तो जो शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप होगा वो क्या होगा, आपका 9.4 माइनस 7.7 सेंटीमीटर। इतना आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आप नीडल को दोबारा देख सको। और वो कितना आएगा, 1.7। कितना आएगा, 1.7। हाँ, तो 4 तो 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, कोई बात ना समझ में आई हो? निशु, चंचल, अमीर, माइक्रोस्कोप कैसे, मतलब क्यों दिखा देता है? हैं? शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप, शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? अरे मतलब आपके सामने टैंक रखा हुआ है, आप टैंक में नीडल को माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, तो आपने माइक्रोस्कोप के, जब आप नीडल को देखोगे तो माइक्रोस्कोप से आप नीडल को फोकस करोगे ना। तो जब आपने नीडल को फोकस करा हुआ है, तो वो जब करा हुआ है जब उसके अंदर वाटर है, तो वाटर में जब आपने फोकस कर रखा है तो वो 9.4 पे फोकस कर रखा है, तभी आपको नीडल दिख रहा है। बट अभी वाटर को जब चेंज करोगे लिक्विड के साथ तो नीडल ऊपर चला गया, जैसे यहाँ दिख रहा है नीडल क्या चला गया, ऊपर चला गया, चला नहीं गया, मतलब नीडल की एपरेंट डेप्थ शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ। तो अब आपको 9.4 में नीडल तो दिखेगा नहीं, तब आपको माइक्रोस्कोप की फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब आप फोकस को ऊपर लेके जाओगे, तभी आपको नीडल को दोबारा देख पाओगे। तो जब आप फोकस को शिफ्ट कर रहे हो तो कुछ डिस्टेंस ऊपर लेके जा रहे हो ना, वही पूछ रहा है कि वो कितना डिस्टेंस लेके जा रहे हो माइक्रोस्कोप को दोबारा फोकस करने के लिए। तो दोबारा फोकस करने के लिए हमने चेंज इन जो निकाला, वो जितना इसके एपरेंट डेप्थ में चेंज आएगा वही माइक्रोस्कोप को फोकस करने में, शिफ्टिंग में चेंज आएगा डिस्टेंस का। समझ रहे हो, मतलब जितना एपरेंट डेप्थ ऊपर गया उतना ही आपने माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट किया, मतलब फोकस करने के लिए ऊपर किया। तो यही वो पूछ रहा है, समझे? हम्म, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9.4 में देखो, अब इसमें तो देखो भैया ये थोड़ी अलग अलग वैल्यू है, 35 45 तो चलो चल जाएगा, 41 नहीं चलेगा, 35 नहीं चलेगा, इनकी एंगल वैल्यूज अलग अलग हैं। तो ये आप म्यू निकालना जानते हो, साइन आई साइन आर बाय करके आप म्यू निकाल सकते हो, तो ये तो इजी है। हम्म, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये छोड़ो। क्या है वैसे,
Small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to depth of 80 centimeter. What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? Reflective index. अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9.6 9.5 रहने दो 9.6 A prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of the material of the prism? ठीक है, यानी कि मिनिमम डेविएशन का एंगल दे दिया और एंगल ऑफ प्रिज्म जो दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री. ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी होगी तो 9.6 में इसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें. कर लिया नोट? चलिए देखिए. अच्छा, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए. तो आपको क्या दे रखा है, यानी कि 9.6 में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है 40 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री. तो पूछ रहा है इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. यानी कि पहले प्रिज्म एयर में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और फिर उसी प्रिज्म को आप वाटर में रख दे रहे हो तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है. ठीक है, तो ये केस निकालने के लिए बोल रहा है. तो देखो जरा, एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मिनिमम डेविएशन के केस में करें तो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो होगा वो क्या आएगा, फॉर्मूला जो था मिनिमम डेविएशन का एंगल. तो इसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ए प्लस और साइन ए प्लस बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2. वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 बाय 2 और ये हो जाएगा 30. तो आपके पास म्यू जी ए जो होगा वो आ जाएगा साइन 50 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री. अब देखो साइन 50 की वैल्यू ना आपको याद है ना मुझे याद है, ना साइन 30 की वैल्यू आपको याद है ना मुझे याद है. तो एग्जाम में कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इजीली याद होने वाली, जैसे साइन 50 की जगह 60 निकल के आए, साइन 30 की जगह 45 निकल के आए. तो इस तरीके से होगा. अभी के लिए वैल्यूज ले लेते हैं 0.7660 अपॉन में 0.500. ठीक है, और 0, तो ये आपका बन जाएगा 1.532. ये आपका आ गया प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वो एयर में रखा है. ठीक है, जब कहाँ रखा है, वो एयर में रखा हुआ है. अब वो कह रहा है कि इसी प्रिज्म को आपको वाटर में रख दिया, तो इस प्रिज्म को जब वाटर में रखेगा
ठीक है। प्रिज्म को वाटर में रखेगा तो क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब वाटर का होगा एयर के रिस्पेक्ट में, है ना। वाटर का क्या होगा, सॉरी ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में होगा। पहले एयर में रखा था तो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, अब ग्लास वाटर में रखा है तो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2, और मिनिमम डेविएशन निकालना है। अब अगर इसको बनाओगे फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अगर आप बताओ तो। इसका फॉर्मूला बनेगा ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, यानी ग्लास अपॉन में वाटर हो गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन अब देखो म्यू ग्लास जो है वो आप निकाल चुके हो 1.532, और म्यू वाटर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.33, ये गिवन है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है 1.33, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो पुट करोगे तो कितना आएगा, ग्लास का है 1.532 अपॉन में 1.33 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन में 2 अपॉन में साइन 60/2 यानी 30 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर लो और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकाल लो, मतलब इसको डिवाइड करोगे फिर इसकी वैल्यू पुट करके इधर ले जाओगे, फिर साइन का साइन इनवर्स करोगे, साइन इनवर्स की वैल्यू निकालोगे, और साइन इनवर्स की वैल्यू निकालने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा बेसिकली। तो साइन 30 अभी हमने पुट किया था, कितना ये रहा 0.5, तो ये 1.532 ये इधर चला गया, ये बचा साइन 60 प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5759 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2। अब साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.5759 इज इक्वल टू 60 प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2। तो साइन इनवर्स ऑफ दिस क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ दिस होता है 35 डिग्री इंटू 10 मिनट, 35 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू 60 प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन में 2। अब 60 प्लस है तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 20, ये हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 60 प्लस मिनिमम डेविएशन। तो 60 इधर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 15, तो मिनिमम डेविएशन आया 15 डिग्री 20 मिनट, ये आपका आंसर आया। 15 35 दूनी 70 होता है ना, 70। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट इसी स्टेप में? पहले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में निकाला है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में निकाला है, फिर प्रिज्म को वाटर में रखा है, वाटर में रखने के बाद वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों को हमने यूज कर लिया है, हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया और मिनिमम डेविएशन आ गया है। हाँ जी, कौन क्या कोई कुछ पूछ रहा था? ये 35 मिनट 10 सेकंड कैसे आया? ये बेटा साइन इनवर्स की वैल्यू निकालना आता है, कैलकुलेट करना आता है, मेरे को वैल्यू यहाँ से देख के मैंने लिख दी है, और ये चीज़ मेरे को भी नहीं आती है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैथमेटिक्स वे में है, निकाली जाती है, मैथ्स के सर से आप पूछ सकते हो, वो आपको समझाएंगे कैसे निकलेगी, ठीक है। ठीक है। बट एग्जाम में ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती है, मैं पहले ही बता दूं। एग्जाम में आपको वैल्यू सिंपल मिलेगी, यानी कि आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसमें आपका 1 2 30 60 40 मतलब ऐसे मिले वैल्यूज नहीं मिलेंगे। 60 मिलेगी, 90 मिलेगी, 45 ये सब वैल्यूज मिलती हैं, 30 डिग्री मिलेगी, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें वैल्यू मिलेंगी, ऐसी कैलकुलेशन नहीं होगी जिसमें आपको पूछना पड़ जाए या ऐसी कोई चीज़ जो नहीं सीखी हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी मेरे को पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में कैसे निकलता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है 9.7 डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। डबल कॉन्वेक्स लेंस तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करोगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करोगे। और कॉन्वेक्स है तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 नेगेटिव होगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये अगर नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से। कर लिया नोट? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, वो होमवर्क में आप क्वेश्चन करोगे। 9.7 जो है, 9.7 में आपको क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डबल कॉन्वेक्स लेंस का, म्यू इज इक्वल टू 1.55 एंड डबल कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो दे रखा है आपका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एंड डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 इज इक्वल टू पॉजिटिव R हो जाएगा और R2 इज इक्वल टू नेगेटिव R हो जाएगा। और आपको बोल रहा है R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द लोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f यानी 20 इज इक्वल टू म्यू यानी 1.55 माइनस 1/R1 मतलब R माइनस 1/-R, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 0.55, ये हो जाएगा 2/R और ये हो जाएगा 1/20। R कैलकुलेट करना है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.55 इंटू 2 इंटू 20। तो 20 इंटू 2 40 और 40 इंटू 0.55 कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका रेडियस आ गया। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इजी है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग करेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 सब इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 9.12, 9.13, इसको रहने दो, 14 रहने दो, 15 भी मैं ही करवाऊंगा, इसको भी रहने दो। 9.20, 9.21, 9.22, 9.29,
9.30, 9.31, 9.33, 9.34, 9.32 रहने दो, 9.35 रहने दो। ये आपके होमवर्क हैं। इसके अलावा ये जितने भी होमवर्क बताए सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, मतलब सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे आगे पीछे करोगे सारे आंसर्स आ जाएंगे। और जो टेढ़े मेरे सवाल हैं वो मैंने रहने दिए हैं, क्योंकि उसको मैं नेक्स्ट क्लास में मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आज के होमवर्क और चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप प्रैक्टिस कर लें और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ सकता है। सर, हाँ जी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो सेकंड डेरिवेशन है ना इन्फिनिटी वाली, हाँ, तो उसमें जो आपने बोला था कि फर्स्ट डेरिवेशन तक सेम रहेगा, वो वहां तक जो निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन का जो मैंने बोला था कि वहां तक सेम रहेगा, मतलब कि वहां पे वो चीज वहां तक वैसी ही निकलती है, बट जब हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो वो दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। मतलब फाइनल इमेज आपकी जो है वो वहां पे बनती नहीं है, तो आप दिखा नहीं पाते हो कि फाइनल इमेज कैसे ले। ठीक है, तो हम ये मान के चलते कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो ए डबल डैश बी डबल डैश ही बन रही होगी। समझ रहे हो? तो ए डबल डैश बी डबल डैश बन रही हो तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अभी आप अपना क्वेश्चन पूछो। नहीं सर, यही पूछना था। अच्छा, ये पूछना था। हाँ, तो जो फाइनल इमेज है वो ए डबल डैश बी डबल डैश ही तो बन रही होगी, और वो बीटा ही बनाएगा एंगल आई पीस पे। तो हम वो लेट करके फिर हम आगे चल सेम डेरिवेशन मान लेते हैं। उसके बाद फिर वो चेंज हो जाता है, क्योंकि फाइनल इमेज इतनी दूर बन रही है, तो उस बेस पे हम ये मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट? दिव्यांशु जी, अगर आपको कोई डाउट पर्सनली पूछना हो तो क्लास के लिए मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे आप आ सकते हो, कुछ पूछना अगर आपको हो, जैसे अगर कोई डाउट हो तो।